नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम पाकिस्तान की उस सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे वो देश दशकों से दुनिया से छिपाता रहा है और खासकर अपनी ही जनता से। जी हां, आज ये दावा कोई भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ नहीं कर रहा। आज ये बात पाकिस्तान का अपना एक सीनियर पत्रकार कह रहा है। एक ऐसा शख्स जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी रहे, जिसे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का जानकार और समर्थक दोनों माना जाता है। उनका नाम है नजम सेठी। ये सीनियर पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में। और नजम सेठी ने कैमरे के सामने जो कबूलनामा किया है वो पाकिस्तान की पूरी रक्षा नीति, उसकी परमाणु धमकियों और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की पोल खोलता हुआ नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि नजम सेठी ने बातचीत में ये पूरा जो इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठकर वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए, जिसमें पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोली है और रक्षा नीति और उसकी परमाणु धमकियों, साथ ही साथ भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता। खुद भी कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर नजम सेठी कौन है। दरअसल नजम सेठी की बात की जाए तो नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से ये जुड़े हैं नजम सेठी और सीनियर पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सीनियर पत्रकार होने के नाते वहां की जानकारी, वहां की जो खबरें हैं उनको एनालिसिस करते हुए वहां की चीजें जो है वो समझते हुए नजर आते हैं। नजम सेठी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक युद्ध कभी नहीं जीत सकता। अब जरा समझिए कि इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ये नजर आए। दरअसल नजम सेठी से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने की नीति पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। और उनका जवाब जो आया उसे सुनकर दर्शक आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर भारत की ओर से ऐसा हमला होता है जिसे पाकिस्तान झेल नहीं सकता, तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। यानी वो पाकिस्तान जो लगातार ये चिल्लाता है, बिलबिलाता और कहता है कि हम तो सामना कर लेंगे, हम तो भारत को देख लेंगे, हम तो हर तरह से भारत को खत्म कर देंगे। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई साहब नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार आप साइन कर दीजिए ना, लेकिन साइन नहीं करते हैं। और जो जवाब देते हैं वो बेहद चौंकाने वाला, तो उससे पोल खुलती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ये पाकिस्तान का जो कबूलनामा है उससे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। भारत से पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता पाक, ये कहा गया है, ये आप देख सकते हैं। और कैमरे पर पाक के जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। क्या रहे हैं वो समझिए कि कैमरे पर बोलते हुए सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोगों पर अगर हमला किया गया, पारंपरिक युद्ध होता है, तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ परमाणु हथियार को लेकर बात की जाती है तो उसमें कहते हैं नो फर्स्ट यूज इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं कि कल को अगर भारत ने हमला कर दिया तो हम लोग भी हमला कर पाए। मतलब सुरक्षा के लिहाज से वो नो फर्स्ट यूज जो है वो साइन नहीं कर। बाकी देशों के साथ साइन है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ नहीं किया है। भारत से पारंपरिक जीत की अगर बात की जाए, यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान मानता है कि वो परंपरागत युद्ध में भारत के सामने टिक नहीं सकता और इसलिए परमाणु बम उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का आखिरी सहारा है। अब समझिए
कि जब जंग जीतने की ताकत नहीं होती तो डर फैलाने के लिए परमाणु धमकी दी जाती है। और यही कहानी खत्म नहीं होती है। नजम सेठी ने एक और बेहद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी और देश से डर नहीं है, हमें सिर्फ भारत से डर लगता है, और लगना भी चाहिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दे चुका है। पाकिस्तान को डरना भी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान को जो डर लगता है किससे किससे, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को डर लगता है भारत से। डरना चाहिए, क्योंकि हमें करारा जवाब देना आता है। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, और इसका उदाहरण हमने हाल फिलहाल में दिया ही है। साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को डर लगता है। देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान किस कदर से डर रहा है, उसको लेकर बयानबाजी सामने हो रही है। बलूच से पाकिस्तान को डर लगता है। ये वो देश हैं जिनसे पाकिस्तान डरता है। बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे अंदर खाने कहीं ना कहीं डर सता रहा होता है। इसके अलावा टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लगातार टीटीपी के लोग जिस तरह से जो लड़ाके हैं वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान का जो परमाणु बम अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं, चीन के लिए नहीं, पूरा का पूरा भारत केंद्रित है। यानी पाकिस्तान की पूरी रक्षा नीति, उसका बजट, उसकी सेना, उसकी रणनीति, सब कुछ एक ही देश के इर्द गिर्द घूमता है, और वो देश भारत। तो इसे आप क्या कहें, रणनीति या फिर डर या फिर ऑब्सेशन? नजम सेठी ने कहा कि जैसी कार्रवाई 1971 के ढाका में हुई थी, वैसी ही कार्रवाई भारत इस्लामाबाद में कर सकता है। 1971 उनको याद है, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण याद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था यह। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और बांग्लादेश उसके बाद बना। और आज पाकिस्तान का एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है कि वही इतिहास इस्लामाबाद में दोहराया जा सकता है। ये मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान की सैन्य हकीकत है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को कब कब हार मिली है। दरअसल भारत से पाकिस्तान की हार का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1947 से 1948 कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश जो वो की गई थी और उसे नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ 1965 की अगर बात की जाए, युद्ध शुरू किया और इसमें इन्हें हार मिली। इसके बाद 1971 सबसे बड़ी पराजय पाकिस्तानी सेना के लिए। नतमस्तक होते हुए इनके सैनिक नजर आए थे। 1971 एक ऐसा युद्ध था जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया। और फिर 1999 कारगिल, और फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, वो एक के बाद एक फिर भी हमले कर रहा है और उन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है। 1947 और 1948 में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई थी। हर बार पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की और हर बार नतीजा सिर्फ एक रहा, हार, हार और हार। और अब खुद पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठ रही है, हम भारत से जीत नहीं सकते, यह कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नजम सेठी ने अमेरिका को लेकर भी कड़वी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमें फिर इस्तेमाल करेंगे और जैसे दूध से या मलाई से या घी से मक्खी फेंक दी जाती है ना, उसी तरह फेंक देंगे। 1980 में सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, 2001 में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया और हर बार यूज एंड थ्रो। यूएस पर यह पाक का खुलासा है। अमेरिका को लेकर भी यह बड़ा खुलासा जो है पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा किया गया है। इसमें ट्रंप हमें फिर इस्तेमाल करेंगे और फिर फेंक देंगे। इससे पहले इस्तेमाल किया गया और उसी तरह की तस्वीर देखने को मिली और इसी वजह से यह डर है
और इसी डर की वजह से ये तस्वीर और ये बयान देखने को मिल रहे हैं। 1980 में सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उसके बाद 2001 में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। डर। अमेरिका ने हर बार पाक को यूज एंड थ्रो किया है। इस बात से पाकिस्तान डिनाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही पाकिस्तान की विदेश नीति की त्रासदी है। हमेशा किसी का मोहरा, कभी खुद का खिलाड़ी नहीं रहा। अब सबसे गंभीर सवाल ये कि एक ऐसा देश जो खुद मानता है कि वो पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है, आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर है, जहां कट्टरपंथ मजबूत है, क्या पाकिस्तान अब भी भारत को धमकाने की स्थिति में है? क्या परमाणु बम की आड़ में आतंकवाद को संरक्षण देता रहेगा? और क्या उसमें कभी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाने का साहस आएगा, जो कि नामुमकिन जैसा लग रहा है? नजम सेठी का बयान पाकिस्तान की 7 दशकों की झूठी शान का पर्दाफाश है, क्योंकि इतिहास गवाह है एक कमजोर और असुरक्षित पड़ोसी सबसे खतरनाक होता है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से नजम सेठी की वो बात सुना देते हैं जिसके बाद पाकिस्तान पर जो पर्दा पड़ा था ना, वो पर्दा खुल गया है। सुनिए। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि साइन करें कि जी आप नो फर्स्ट, आप पहले नहीं होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए। दुनिया ने आपस में साइन किए हुए बहुत से मुल्कों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक यू और लॉन्च और लॉब न्यूक्लियर बॉम्ब। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन। अगर हमारे पे अटैक आती है कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ जो हम नहीं विथस्टैंड कर सकते, तो देन वी हैव अ राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवरसेल्व्स, बिकॉज वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। बट दैट इज ओनली बिकॉज द थ्रेट इज फ्रॉम इंडिया। वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पर आखिर साइन क्यों नहीं किए, और साइन ना करने की पीछे की जो कहानी हमने दर्शकों को समझाई उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर है कि भाई साहब हमें डर लगता है कभी भी कुछ हो जाएगा, और इस वजह से वो नो फर्स्ट यूज पर जो साइन करना था वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति हो सकती है और क्या वजह हो सकती है अगर डेप्थ में इसको समझने की कोशिश की जाए? कर्नल साहब देखिए, ऐसा है कि पहली लड़ाई अक्टूबर 1947 में 1947 में हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान ने अटैक किया था, भारत ने कोई अटैक नहीं किया था। भारत ने केवल अपने आप को रक्षा, अपने को डिफेंसिव उसमें लड़ा था, और तभी पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हराया था। उसके बाद दूसरा अटैक पाकिस्तान ने 65 में किया, 71 में किया, 98 में किया, कारगिल में। इन चारों युद्धों में पाकिस्तान खुद हमलावर था। हमने केवल अपने आप की बचाव रक्षा की थी, और उस रक्षा में ही हमने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके साथ साथ भारतीय सैनिक हमेशा ये सोच के लड़ते हैं कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। वे पाकिस्तानी सैनिक हमलावर होते हैं, उनके पास कोई कारण नहीं होता हमला करने का। उनके कारण यही है कि केवल उनके जो कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, वो भारत पर हमला करना चाहते हैं और भारत को रूल करना चाहते हैं। इसके कारण से पाकिस्तान ने 4 युद्ध हारे हैं, और ये पहला युद्ध दूसरा युद्ध 71 का हारा था। उसके बाद इमीडिएटली वहां के प्रधानमंत्री भुट्टो साहब ने उनको अपने जो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनको भेज दिया और बोला कि आप परमाणु बम तैयार करिए। और परमाणु बम का मतलब ये था कि जब उन्होंने देखा कि भारत के सामने इतनी बुरी हार हुई है पाकिस्तान की, जिसमें 93,000 उनके सैनिक जो है युद्धबंदी बने। इतना बड़ा, पूरे दुनिया में इतने बड़े युद्धबंदी कहीं नहीं बने, इतने पाकिस्तान के युद्धबंदी हमारे पास रहे हैं। तो उसको उस गिल्ट से, उस अपराध बोध से पाकिस्तान ने सोचा कि अब एटम बम बनाएंगे, और जब भी हमारे को ऐसी स्थिति आएगी तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है फर्स्ट नो यूज पर साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि हमेशा वही अटैकर होता है, और यदि भारत उसको दोबारा अपने आप को रक्षा करेगा तो उसको हराएगा।
और इसके कारण वो जो है लास्ट में ब्लैकमेल करेगा भारत को कि मैं मेरे पास परमाणु बम है। पर मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि जिस परमाणु बम से वो जिस भी जैसे भेजेंगे परमाणु बम को, उसको रास्ते में ही न्यूट्रलाइज करने की शक्ति भारत के अंदर है। ये डिफेंस सिस्टम जो भारत का इतना स्ट्रांग है, उसने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है कि हमारे ऊपर तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं चल सकता। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल ठीक है भारत में नहीं हुसैन गिरी जावेद है। साहब, पाकिस्तान यही की सब आपको मजबूरियां हैं ना आपकी। अगर जब ये बात क्लियर थी और जिस तरह से आपके पत्रकार ने साफ साफ कहा, सीनियर पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तुतपुचिया पत्रकार हो या नया पत्रकार हो, सीनियर पत्रकार हैं और बेहद पूर्व प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग सामना नहीं कर सकते, और उसके बाद भी आपकी सेना जो है सीना चौड़ा कर कर बोलती हुई नजर आती कि नहीं। क्या कहेंगे सर? जी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, मैंने आपका तवील इंट्रो सुना, सर को सुना, तो कई सवाल है जो यहाँ पे खड़े होंगे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं उनको रिस्पॉन्ड पूरा करूं। टाइम है सर, पूरा टाइम है, बोलिए। तो ये कि आपके शो का जो मेन पॉइंट है वो है सेठी साहब। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल उनके साथ ताल्लुक रहा है, मैंने 4 साल उनके साथ काम भी किया, इसलिए मैं उनकी सोच को बहुत अच्छे अंदाज से जानता भी हूँ। अभी जिस शो की आपने बात की और वहां से आपने उनका ये क्लिप उठाई, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप उनका वो पूरा शो सुने तो उन्होंने स्ट्रेस किस पे किया है कि इंडिया दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पे किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये भी देखें जो मई की जंग हुई है उसके बाद चल रहा है, अपने हिसाब से वो चल रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी सर। इंडिया से ये भी तो कहा गया ना कि हमने होल्ड पे किया, वो खत्म नहीं हुआ, वही बात है कि चल रहा है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात कि सेठी साहब ने इसी शो में ये भी कहा है कि आप आलमी सतह पे देखें, मई की जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया में हाईलाइट कौन हुआ है, किसकी ज्यादा एप्रिसिएशन ग्लोबल सतह पे की जा रही, वो दुनिया के सामने, वो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो पॉइंट है कि सेठी साहब के जिस पॉइंट को आपने, मतलब जो पॉइंट आपने उठाया है, वो सच्चाई ये है सर कि सेठी साहब सिंपली ये बात कर रहे हैं कि एक टाइम था कि कन्वेंशनल हवाले से इंडिया को लीड हासिल थी। ये मैं बात करूं 1998 से पहले की, जब हमने अपना एक्सपोजर नहीं किया था, उस वक्त इंडिया की एक बढ़तरी हुआ करती थी, वो बात सही है। लेकिन उसके बाद हमने भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी को चेंज किया, अपनी डॉक्ट्राइन को चेंज किया, और ऐसे टैक्टिकल वेपन हमारे पास भी हैं जो इंडिया की इस जो उनकी मिलिट्री लीड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर एक फुल स्केल वॉर होती है। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं सर, अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर का दौर है। ये वो दौर नहीं है जब आपके पास सबसे ज्यादा आर्टिलरी थी, आर्मर्ड कोर थी, इन्फेंट्री थी, एयरफोर्स थी, तो ऐसा होता था। अब डॉग फाइट नहीं होती, अब बियॉन्ड विजुअल रेंज के तहत जो एयरफोर्स तो अगर आपके पास तमाम जखीरा है हथियारों का, तब आप इतने मजबूत हैं, तो आपकी सेना झूठ क्यों बोलती है? साथ ही साथ अगर आप लोग इतने ही ज्यादा मजबूत हैं हुसैन साहब, तो नो फर्स्ट यूज साइन कर देते, क्यों नहीं किया? जी जी, आपके सवाल का जवाब, लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि हमारी सेना ने क्या झूठ बोला है। मैं नहीं समझता कोई झूठ बोल रहा है। आपकी सेना कहती कि आप इस्लामिक बम नहीं है, फिर आप ही के जो ये पत्रकार हैं वो कहते कि नहीं भाई, अगर अमेरिका हट जाएगा तो बाकी देश मुझसे मांगेंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट है ना सर अपने आप में ही। नहीं, देखिए, एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हमारे डिफेंस के लिए डेटरेंस है, ये बात सही है, और ये दुनिया का असूल होता है। देखिए, बॉम्ब्स क्यों होते हैं जिन मुल्कों के पास होते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सेफ होती है, जरूरी नहीं कि आपने इस्तेमाल भी करना है, ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होती है। और मैं नहीं समझता, ये मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे उसकी बुनियाद पे बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन के अंदर इतना एक्सीलेंस हासिल किया है कि मैं नहीं समझता कि सारी चीजें आपने की है, मैं मानता हूं सारी चीजें आपने की होंगी, तो आपने साइन क्यों नहीं किया? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर साइन कर लेते। बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है। मैं इस पे यही कहूंगा, ये फैसला हमारी स्टेट ने करना है, और अगर हमारी स्टेट को लगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम इस पे साइन कर दें तो वो कर देंगे। अब कब करेंगे या कब तक होल्ड करेंगे, ये उनकी अपनी मंशा है, क्योंकि हर मुल्क फिर से झूठ बोला ना फिर आपने। आप झूठ एक के बाद एक पाकिस्तान झूठ क्या बोला वो मैंने आपको इससे पहले बताया। एक झूठ और बता देता हूं कि आप अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। आपकी पाकिस्तानी सेना आवाम से झूठ बोल रही है कि हम भारत का सामना कर सकते हैं। कैसे सामना करेंगे सर? आपके पत्रकार तो कह रहे हैं ये एक और झूठ है, बताइए, गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपका देखिए, अच्छा सवाल है, हम सामना कैसे करेंगे? मैं 1 मिनट में आपको मैं इसका जवाब देता हूं। अभी मैं
इसी महीने में जनवरी में आपके इंडियन आर्मी चीफ द्विवेदी की प्रेस टॉक इस तरह से देख रहा था। उसमें वो क्या कह रहे थे, हाँ। हम रॉकेट फोर्स जल्द कायम करने जा रहे हैं, हमारा जोरावर टैंक हाई अल्टीट्यूड टैंक है, हाँ। लेकिन कुछ मसाइल आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, हाँ। हमें ये सब करना है। हाँ। और आपको मैं बता दूं, हम रॉकेट फोर्स बना चुके हैं सर, हमारी रॉकेट फोर्स भी तैयार है, मल्टी डोमेन के हवाले से तैयार है, हमारे जे ठीक है, 35 सिद्धार्थ भी आ रहा है जो ठहरे। ठीक है, एक कनल मिनट साहब। एक मिनट सर, एक लाइन हाँ। हमारा J35 भी आ रहा है जो 5th जनरेशन होगा, और आपके पास तो 5th जनरेशन अभी है भी नहीं, तो आप खुद देख लें कि आप कहां खड़े। सर तैयार तो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, मुझे लगता है कि आपको रिसेंटली जो सारी चीजें आपके साथ हुई हैं और आपको जिस तरह से करारा जवाब दिया गया है वो बताने के लिए काफी है। कर्नल साहब, इसके बाद मलिका जी का रुख करूंगा जवाब। हुसैन साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 दिन तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत के किसी भी जगह पे गिरा हो तो मुझे बता दीजिए। एक भी % कोई डैमेज हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पूरे विश्व का जो 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 प्रेस है वो भारत में एक्टिव थी और भारत में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था प्रेस के ऊपर। यदि ऐसा कोई डैमेज होता तो जो दुनिया की प्रेस जो है इसको अब तक हाईलाइट कर देती, मगर कहीं पर भी भारत में आपका कोई भी ड्रोन मिसाइल घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी ऊंची क्वालिटी का है जिसको आप भेद नहीं कर पाएंगे। और यदि इसी से आपको सर वो आपकी बात पर हंस रहे, बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना कुछ सच सामने आने के बाद भी हुसैन साहब आप मानने को तैयार नहीं है। पत्रकार हैं आप और आपके पत्रकार साथी ने आपसे सीनियर होंगे, उन्होंने पूरी कलाई खोल कर रखी है, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि तमाम चीजें आपके पास है। कर्नल साहब भी आपसे कह रहे हैं कि कहां यूज किया, भाई साहब आप बता तो दीजिए, कहीं कुछ तो नहीं दिखा, उल्टा करारा जवाब तो हमने दिया, वापस भेजा आपको। ठीक है मलिका जी, नजम सेठी का बयान पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी का अनऑफिशियल सच है। बिल्कुल आशीष जी, पहले तो जो आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आशीष जी, जो आपने हमारे पत्रकार साहब है हुसैन साहब, उन्होंने जैसे बताया भी कि वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, और उसमें जो इनकी इकोनॉमी पर नजम सेठी साहब ने टिप्पणी की है, जो नवाज शरीफ के इतने क्लोज थे, अपने क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, सरकार से इतना क्लोज रहे हैं, वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं, तो हुसैन साहब ठीक है, इंडिया का वॉर पर ना जाना इंडिया की चॉइस है, आप लोगों की मजबूरी है, तो तभी आप लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन नहीं करना चाहते, तो इस पे क्लियर रहते हैं। और हुसैन साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हुसैन साहब, इट इज हाई टाइम कि नजम सेठी जैसे और आप जैसे सीनियर पत्रकार वहां की आवाम के स्पीकर बने, ना कि वहां की पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट के माउथ स्पीकर बने। मलिका जी कैसी बात कर रही हैं, दो लोग इसके इतिहास गवाह, ये स्पीकर बनकर क्या करिए तो मानने को तैयार नहीं है। नो साइन फर्स्ट यूज वाला, ये स्पीकर बन जाएंगे तो उस देश और वो देश का क्या हाल होगा वो आप समझ सकती है। दोनों लोग को सामने लाएगा जवाब। कमेंट कर रहे हैं, आपको 22 बार IMF बेल आउट कर चुका है, आप सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा IMF से लोन आप ही लोगों ने लिए हैं, 18,000 करोड़ का लोन आपने सऊदी अरेबिया से लिया है। एंड दीज आर हुसैन साहब ऑल फैक्चुअल्स, ये पूरे फैक्चुअल्स हैं जिसकी पूरी आप इंटरनेट में देख सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ है। हुसैन साहब जवाब तो आप अपनी इकोनॉमी पर ध्यान सवाल दीजिए। पूछा जा रहा आपसे, मलिका जी के सवालों का जवाब दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हुसैन साहब ये है, जो आपको पता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्टेट है, उससे भी लो GDP आपका है, हमारी टॉप अरे ये लोग कहीं नहीं खड़े टॉप 4 आर्मी में से मलिका आप जी, कहां ये पर लोग रैंक कहीं करते नहीं हैं? खड़े हैं हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने ये लोग कहीं नहीं खड़े, सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी जिसे कहते हैं वो देते हुए नजर आते हैं, ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। आशीष जी, मुझे एक और पॉइंट इस पे, लास्ट क्लोजिंग पॉइंट एक और पूछना चाहूंगी हुसैन साहब से। 1963 में आपने सक्शकाम वैली जो हमारी थी वो हैंड ओवर कर दी आपने चाइना को। आपने कभी भी, मतलब आप ऐसा देश क्यों बन के रह रहे हैं, जैसे नजीम साहब ने भी बोला, आप ऐसा देश बन के क्यों रह रहे हैं जिसको और कंट्रीज यूज कर रहे हैं? क्या आप अपने इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश नहीं है? आप जब मैनेज नहीं होता आप हैंड आउट कर देते हैं। हुसैन साहब जी, मलाइका जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं उनका जवाब यहाँ पे दूंगा। पहली बात तो है कि आपका जो आज का शो है ये बिल्कुल एक जंग के ऊपर स्टार्ट हुआ, इस तरह से अब वो उसको इकोनॉमिक फील्ड में ले गई हैं तो ठीक है, लेकिन जवाब मैं उनका दूंगा। वो ये कि इसमें हमने कब इनकार किया कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली
मैम एक मिनट सुन तो लीजिए ना। कोई कोई मैं जंग नहीं है हुसैन साहब, दिस इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स। मैं बिल्कुल भी जंग के उसमें नहीं हूँ। और हुसैन साहब, आपको पूरी दुनिया देख रही है तो अपनी आवाम के लिए बोलिए, और अगर कुछ ओके गलत है ठीक तो है। उसको मुझे लगता है आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम गलत हैं और उस पे काम करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस देखिए मैंने उठाने क्या कि चाहिए। जी मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं आपको बिल्कुल। रिस्पॉन्ड करूं। पहली बात तो ये कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इकोनॉमिकली इंडिया और जो हमारा मुल्क है वो एक सेम साइज पर है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है। इंडिया वर्ल्ड की शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं। आपका साइज बड़ा है, आपके वसाइल ज्यादा है। हमने कब कहा कि हम उस हवाले से जो वो इंडिया के साथ खड़े हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये भी सही है कि हमारी इकोनॉमी पिछले 4-5 साल में इस तरह ट्रबल का शिकार रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम रहे, हालात ऐसे बने कि हमें IMF पे जाना पड़ा है। अब मैं ये कहूँ कि हम वहां पे नहीं गए, हमने उनसे पैसे नहीं मांगे, वो गलत होगा। तो वो चीज है। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, जिसके असरात इस तरह से आगे सामने आएंगे। तो इंडिया के साथ इकोनॉमिकली हमने कभी नहीं कहा कि हम बिल्कुल उनको उस तरह पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका एक और उसमें पोस्चर है, हमारा एक और है। इकोनॉमी की तो बात ये होगी। दूसरी बात, आपने सवाल अगर नहीं नहीं नहीं, मैं बता रिपीट कर देता, दे। कोई नहीं। संजीव जी, संजीव जी, देखिए सवालों की बौछार इतनी ज्यादा हो गई कि हुसैन साहब को सवाल जो है बड़े लगने लगे और उनको समझ नहीं आ रहा कि किसका जवाब कैसे डिफेंड किया जाए। एक एक तस्वीर तो झूठ पर झूठ जो है हुसैन साहब जो है वो तो क्लियर समझ में आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस पूरे बयान को अगर देखा जाए तो कैसे आप इस पूरे बयान को देखते हैं, और ये क्यों ना माना जाए कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम से और दूसरे देशों से झूठ बोलती हुई नजर आ रही है कि वो भारत को देखिए, सबसे पहले आशीष जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जिस तरीके की जो प्रगति हासिल की है, जिस तरीके का भारत का उत्थान और विकास हुआ है, उससे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ा एक अंतर आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत, यद्यपि कि मैं ये मानता हूं कि भारत अपना जो विकास है वो और अधिक तेज गति से कर सकता था, और भारत में जो अनेक ऐसी विजनरी नीतियां अपनाई जा सकती थी कि हम और भी बड़ी महाशक्ति के तौर पर आज होते। लेकिन फिर भी मैं ये अवश्य कहूंगा कि आज भारत का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़े अंतर वाला स्टेटस हो गया है। और आप जानते हैं कि हम वर्तमान समय में भी अगर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, और जाहिर है कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर संपन्न है, और साथ ही साथ भारत जो सभी कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे की सेक्टर्स हैं उसमें तेज गति से भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और हम एक विकसित भारत को बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और वो लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और ये सभी भारत के लोगों की जिम्मेदारी भी है, और हम इसको हासिल करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी अपना विकास कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो पूरी जमहूरियत की जड़ों को हमेशा से कमजोर करके रखा, और उन्होंने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए पाकिस्तान की राष्ट्र के हितों को जाहिर है कि तरजीह नहीं दी, उसको सेकेंडरी रखा। और आज भी आप देखिए तो पाकिस्तान में अगर कोई बड़े इनिशिएटिव सफल नहीं हो पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो ऐसे किसी भी तरीके के प्रयासों को डीरेल करने का ही वो कार्य करते रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए तो इस समय जो जमहूरियत की जो जड़ें पहले से ही कमजोर रही हैं, आज तक कोई भी पाकिस्तान का नेता आपने 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर सका। अभी वर्तमान समय में इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कहां पे हैं? वो जेल के अंदर मौजूद हैं। पहले के जो पॉपुलर लीडर्स थे वो कहां पे गए? कोई जेल में गया, कोई विदेशों का रास्ता दिखा दिया गया, या नहीं माना तो फांसी पे भी लटका दिया गया। और पाकिस्तान में जो वहां के नो फर्स्ट यूज पर साइन करने से पाकिस्तान क्यों कतरा रहा है? सिर्फ एक छोटा सा आंसर दीजिएगा, फिर हुसैन साहब का रुख करूंगा मैं।
नो फर्स्ट यूज पे मैं आऊंगा। नो फर्स्ट यूज देखिए, एक भारत के एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस होते हैं, वो नो फर्स्ट यूज के ऊपर ही कार्य करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भारत का फोबिया, भारत की इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा रहती हैं कि उनको लगता है कि अब भारत आने वाला है, तब भारत आने वाला है, ये हमला होने वाला है। तो इस तरीके की डर है, अपनी पॉस्चरिंग करने मतलब के एक लिए तरह से वही बात होगी ना सर, जो पत्रकार साहब कह रहे हैं, डर है हुसैन साहब। इनसिक्योरिटी, और उसका उस डर का कोई आधार नहीं है। देखिए, मैं एक बात, देखिए आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूँ। हाँ। पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स ने अपनी देश की आवाम को भारत का भय दिखा करके अपनी सत्ता को बनाए सर रखने की भय क्या साजिश दिखा के? पाकिस्तान के आगे भारत बहुत बड़ा है सर, कोई भय क्या? हमने तो एक जवाब मिनट। दिया ही है ना, भय क्या? वो तो नहीं, उदाहरण है। सुनिए। क्यों कर्नल साहब, सही कह रहा हूं या गलत? नहीं, एक मिनट। बिल्कुल। आप- देखिए, ऐसा है कि इसीलिए मैंने बोला कि 1947 में, सन 47 में जो पाकिस्तान सेना ने हमला किया था, एक प्रकार से भारत से दुश्मनी मोल लेना था और पाकिस्तान जनता को महसूस कराना था कि भारत तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए परमानेंटली पाकिस्तान को भारत का शत्रु बना दिया और उसके साथ साथ वहां की सेना ने ही 4 बार हमले किए हैं। हमारी सेना ने कभी हमला नहीं किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, ये हमने केवल इसलिए जारी रखा है कि जब भी आप आतंकी हमला करेंगे हमारे ऊपर, पहलगाम जैसा, जिसमें 25-25 निर्दोष लोगों को आपने मारा है, इस तरह के ठीक है, हमले को हुसैन साहब भारत कुछ कहना चाह रहे हैं, बर्दाश्त फिर नहीं करेगा। आपके पास होगा मलिका जी। हुसैन साहब। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं मलिका जी की एक बात थी, उनका पॉइंट था, उसका जवाब दे दूं। वो तो शख्स गाम के हवाले से। देखिए, शख्स गाम जो है ना, अब आप उस एग्रीमेंट को माने ना माने वो आपका मसला है, उसके इस्लामाबाद पे और बीजिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। हमने 1963 में चाइना के साथ मिलके अपने जितने भी बॉर्डर के मसले थे वो हल कर लिए थे। शख्स गाम उनके पास गया, हुंजा वैली हमारे पास आई। ठीक है, और आज कर्नल साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए हुसैन साहब। डर वाली बात मुझे जवाब तो देना, मैं उस पे आ रहा हूँ। मुझे 1 मिनट जरा आप टाइम दे जरा। मैं उसमें वही कह रहा हूँ। तो अब शख्स गाम पे इंडिया को मसला है कि चाइना ने जो हमारे साथ सी पैक स्टार्ट किया वो शख्स गाम से आ रहा है। और कल चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है वो आपके लिए काफी होगा कि इंडिया को उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे अपने इलाके में जो भी इस तरह के मंसूबे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब सी पैक स्टार्ट हुआ तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि ये गिलगित के इलाके से जा रहा है और ये मतलब ये है, लेकिन वो सी पैक वहीं से चल रहा है। इंडिया के शोर मचाने से ना ये मंसूबे रुके, ना दुनिया ने इसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक भी लगाई। और सबसे बढ़ के आप ये देखें कि आप ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देख लें जो इस साल आई है। हम कई साल से सुनते आए थे कि इंडो पैसिफिक क्वाड बन गया है, इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना को कंट्रोल करेंगे। इस दफा कोई इस तरह का जिक्र ही नहीं है। यानी कि इंडो पैसिफिक के अंदर भी ट्रंप ने इंडिया को बिल्कुल ही एक साइड पे लगा दिया। तो आप हैं कहां पे? मुझे बताएं कि आप ट्रंप की सोच में हैं, अमेरिका की सोच में आप इंटरनेशनली रेलेवेंट नहीं रहे हैं, ये एक हकीकत है। बहुत ये मुझे लगता है कि ट्रंप और जो अमेरिका वाला आपने जवाब दिया, आपको भी सोचना चाहिए कि आपको पालने वाला कौन है, आपको पैसा देने वाला कौन है और आपको मक्खी की तरह यूज कर फेंकने वाला कौन है, यह आपको सोचना चाहिए। मलिका जी, दोनों लोग को सामने लाएगा, हुसैन साहब और मलिका जी को। हुसैन साहब, आपने जो एक कमेंट किया शख्स काम वाला, आप हमेशा लोगों के उसमें आपके इतने सीनियर जर्नलिस्ट ने भी देखिए उसमें पॉइंट आउट किया है, और ये आई थिंक आपका बड़प्पन होना चाहिए इसमें कि आप इस चीज को मान लें, कबूल कर लें कि आप लोग यूज होते आए हैं। पहले आपको चाइना ने, आपने हैंड ओवर किया है चाइना को। वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सक्सकाम वैली थी, आपने हैंड ओवर किया है। आप अमेरिका से यूज होते हुए आए हैं। और तीसरी बात, जो आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है चाइनीज डेलीगेशन, कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन हाल ही में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आया है, आरएसएस के पास आया है, उनका ऑफिशियल जो कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इस सब को कॉन्सेप्चुअली राइट रखिए। हुसैन साहब, उसके बाद बात कीजिए हुसैन साहब देखिए, कि चाइना भारत के कहीं पर साथ नहीं है, ये कहीं पर नहीं है। तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने ऑफिशियली 60 बार रिकॉर्डेड है अमेरिकन उसमें कि आप लोगों ने 60 बार रीच आउट करने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को।
आपने $5 मिलियन आप लोग एनुअली दे रहे हैं अमेरिकन लाइजनर्स को। 6 अमेरिकन लाइजनर्स कंपनी को आपके आसिम मुनीर जी देकर आए हैं उधर, और ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। हुसैन साहब प्लीज फैक्चुअली करेक्ट होइए। आपको सेठी साहब की तरह होना चाहिए, जो अपनी गलती मान रहे हैं, अपनी गिरबान में झांक रहे हैं, उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। आपके पास ये चांस है, अपनी मलिका जी आवाम को बात ये झुटलाए तो ना अच्छा कम से कम। सुन ले, ठीक है, सुन ले। आप जिन सेठी साहब की बात करें वो मेरे उस्ताद रहे, उनको मैं आपसे बहुत बेहतर जानता हूँ, और उनकी सोच को जिस तरह से ट्विस्ट करके यहाँ पेश किया जा रहा है तो ये भी हमें अच्छी तरह पता है। दूसरी बात, आप दोबारा शाख्सगाब की बात कर रही है। देखिए यही तो बात है ना, आप जिसको कह रहे हैं कि हम यूज हुए हैं, हमें चाइना ने इस्तेमाल किया, यही तो बात है कि जब हमने म्यूचुअली एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चाइना के साथ अपने बॉर्डर के मसले हल किए, इंडिया आज तक वो कर नहीं सका। चाहे आपका अरुणाचल का मसला हो, चाहे आपका एक्साइचन का हो, यही प्रॉब्लम है कि हमने टैक्टफुली उस चीज को डील कर लिया। जो आपको लगता है कि हम यूज हुए हैं, अरे यूज तो हम तब हो जब हमने उनको शाख्सगाब दिया हो, उसके बदले कुछ लिया ना हो। मैं आपको कह रहा हूं, हुंजा का इलाके का अगर आप रकबा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी उसका रकबा कितना वसी रकबा जो हमें उसमें मिल गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक और बात ये, आपने कहा कि कौन से ड्रीम लैंड में जी रहे हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा मैम सुने, एक और बात, आप ठीक है। अभी ऑफ ठीक है हुसैन साहब, ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि क्या पाकिस्तान इस्लामिक गठबंधन की जो बात होती है वो सिर्फ नैरेटिव है। कर्नल साहब आऊंगा आपके पास, इसका जवाब लेता हूं, संजीव जी से भी लेना है इसी सवाल का जवाब। हुसैन साहब, इस्लामिक गठबंधन की जो बात है वो सिर्फ एक नैरेटिव है। इस्लामिक गठबंधन किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? सर यही तो समस्या है कि अब आपको पूरा डेप्थ में बताना पड़ेगा। जो आप लोग, इससे पहले आपको याद हो जो आपने कहा था कि कौन सा झूठ जो आप लोग झूठ बोलते आए सर, कि जो है इस्लामिक बम नहीं है वो, अमेरिका जब चला जाएगा तो आप दूसरे देशों को दे देंगे, इस तरह का प्रेशर जो उन्होंने बयान दिया है। हुसैन साहब उस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं मैं। देखिए सुने, आप मुझे बताएं, मुझे आप वो बयान दिखा दें जो हमारी स्टेट ने या हमारी किसी भी हुकूमत ने कहा हो कि अमेरिका हो ना हो तो हम अपने बॉम्ब जो है इसको दूसरे मुल्कों को ट्रांसफर करेंगे। वो प्रेशर वाली बात गलत कह रहे हैं आप हुसैन साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो जो प्रेशर वाली बात कही जा रही है वो क्या गलत है क्या? सुने, हमारा न्यूक बॉम्ब सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए, उसका उम्मा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ना हमारी तो प्रेशर किसका है? प्रेशर वाली जो बात आई है वो क्या है? कोई प्रेशर नहीं है भाई, ये आपने खुद ही बनाया हुआ है। हमारी सर ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके सीनियर जर्नलिस्ट, आपके पत्रकार, पूर्व प्रधानमंत्री के सबसे करीबी, उन्होंने कहा है प्रेशर वाली बात। कोई प्रेशर नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है संजीव जी, मानने को तैयार नहीं, आप कोई चीज नहीं मानेंगे, और क्यों मानेंगे? ठीक है संजीव जी, आप सवाल कीजिए, आप बताइए क्या सवाल संजीव जी, जो प्रेशर वाली बात निकलकर सामने आ रही है, जो बयान जो एक प्रोग्राम में पत्रकार, जो सीनियर पत्रकार है उनके द्वारा कहा गया है, उसको अगर हम देखें तो वो प्रेशर जो कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से वो प्रेशर ना हो, मतलब अमेरिका अगर दूर चला जाए या हट जाए या संरक्षण अमेरिका का प्राप्त ना हो, तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, खासकर इजराइल का जो नाम लिया जा रहा है, वो उसका प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, और वो उसके बाद से उनको यूज किया जाएगा पाकिस्तान को। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये जो नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, वो जाहिर है कि वो एक पॉस्चरिंग करने की जरूर एक कोशिश या एक साजिश चल रही है। और उसका जो टारगेट है, जाहिर है कि उसका जो मुख्य जो टारगेट है वो इजरायली है। और इजराइल ने जिस तरीके के अभी हाल के समय में आतंकवाद के विरुद्ध जो बड़ी कार्रवाइयां की हैं और अक्रॉस द बॉर्डर्स जा करके और बड़े उसने स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यहाँ तक कि कतर के अंदर भी उसने एक हमला किया था। तो वो जो सारे इजराइल के जो मूव्स हैं और जो उसकी आतंकवाद का एक के लड़ने के प्रति उसका जो एक बहुत ही जबरदस्त और सख्त अप्रोच रहता है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों में आशंकाएं जरूर रहती हैं। लेकिन और इस तरीके की कवायदें भी करने की कोशिश की जा रही है कि हम एक कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर लें और एक कई राष्ट्र मिलकर के और एक ऐसी पॉस्चरिंग करें कि वो इजराइल को अमेरिका के बगैर भी कोई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोशिश जरूर चल रही है। सर लेकिन मेरा बयान का और जिक्र करना चाहता हूं, आपको माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। एक बयान का, इन्हीं के पत्रकार का बयान का जिक्र कर दे रहा हूं, जिससे हुसैन साहब शायद मान जाएं।
क्योंकि अभी तक तो मान नहीं रहे। नजम सेठी जो है उसी प्रोग्राम में कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप पे पूरी तरह से फेल है, उनका शासन जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। वेनेजुएला में कार्रवाई की, कहा कि तेल जो है दिया जाएगा, लेकिन उनके लोग वहां जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसी तरह का रजीम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अमेरिका पर सवाल उठाना, इस तरह का बदला बदला रुख क्या कुछ कह रहा है सर, कैसे देखें इसको? नहीं, पहला जो आपने सवाल किया मैं उसको कंप्लीट कर लूं जी। कि देखिए जो ये इस्लामिक जो राष्ट्रों के बीच में ये जो यूनिटी बनाने की और एक इजराइल के विरुद्ध एक पॉस्चरिंग करने की जो कवायद चल रही है, वो जाहिर है कि उसका जो लक्ष्य है, जैसा कि मैं फिर से कहूंगा, इजराइल उसका मेन टारगेट है और उस इजराइल के विरुद्ध एक पॉस्चरिंग जरूर करने की कोशिश चल रही है। लेकिन उस पॉस्चरिंग को करने की प्रक्रिया में जो क्रेडेंशियल्स हैं, यदि आप पाकिस्तान की स्थिति को देखें तो पाकिस्तान में जो जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बिहेवियर रहा है और पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का भी एक बहुत ही कुख्यात जो नेटवर्क है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का, वो पहले से वहां ऑपरेट करता रहा है। और पाकिस्तान के संदर्भ में ये भी चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर आज भी है, और वो अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स कहीं आतंकियों के हाथ में न पड़ जाएं, और न्यूक्लियर टेररिज्म का भी एक खतरा रहता है। और इसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो, भारत हो, सभी इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बिहेवियर, उसका जो न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अनेक उसमें उसको लेकर के आशंकाएं हैं। तो इस तरीके का पाकिस्तान किस तरीके का न्यूक्लियर अम्ब्रेला किसको दे पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि इस तरीके का न्यूक्लियर अम्ब्रेला पैदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या अमेरिका उसको अलाउ करेगा? क्या इजराइल उसको स्वीकार करेगा? इजराइल के खिलाफ यदि पाकिस्तान इस तरीके की पॉस्चरिंग करने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि कल को इजराइल से ही कोई सीधा सीधा टकराव पाकिस्तान का हो सकता है, और इजराइल इसको अपने हितों के खिलाफ मानेगा। ईरान के तो न्यूक्लियर वेपन्स को वो स्वीकार कर नहीं रहा है, और पाकिस्तान यदि इजराइल, एक मिनट, पाकिस्तान ने यदि इजराइल को लिमिटेड टाइम होता है संजीव जी, मैं सबके पास मुझे जाना होता है थोड़ा करके, बहुत लंबे अपनी बात में कंप्लीट कर लूं, एक मिनट बस जी। यदि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ही पॉस्चरिंग करना शुरू कर दिया तो ईरान के तो न्यूक्लियर वेपन्स को वो तो स्वीकार करता नहीं है, तो पाकिस्तान से सीधा युद्ध, पाकिस्तान इजराइल से युद्ध करने जाएगा क्या? और ये जो पॉस्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएगी। ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है कर्नल साहब, आज की जंग अगर टेक्नोलॉजी से जीती जाती और बयानबाजी से नहीं, इसको देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आतंकियों पर निर्भरता पाकिस्तान की दिखती है तो कहीं ना कहीं पाक आर्मी जो है पूरी तरह से टूटी हुई और कमजोर नजर आएगी। ये बात तो सही है ना सर? देखिए, ऐसा है, जब नॉर्मल लड़ाई जो है कोई देश नहीं जीत पाता है तो उसके बाद एक प्रॉक्सी वार जिसको बोलते हैं, परोक्ष युद्ध, पाकिस्तान ने आतंकवाद के द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़ रखा है। उसमें क्या होता है कि दुश्मन देश के अंदर तरह तरह के अफवाहें उड़ाना, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिलवाना, और उसके साथ साथ जगह जगह आतंकी हमले करा करके दुश्मन देश की जनता को आतंकित करना। तो ये इस वक्त पाकिस्तान ने परोक्ष युद्ध के नाम से भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है, जिसको प्रॉक्सी वार बोला जाता है। और जो लाल किले पर जो हमला हुआ था, जो धमाका हुआ था, वो इसका उदाहरण है। किस प्रकार से पूरे के पूरे कश्मीर से के जो थे वही चारों तरफ प्लांट किए हुए थे, और उन्होंने जो है चारों तरफ, हमारे दिल्ली के चारों तरफ एक आतंक फैलाने की पूरी साजिश रची हुई थी। वो तो लकीली लाल किले वाला जो पूरा कांड था, विस्फोट हो गया उसका, और पता लग गया कि लोग कहां कहां पर प्लेस्ड हैं। तो ये पाकिस्तान ने फुल फ्लैश्ड हमारे भारत के विरुद्ध एक तरह के प्रॉक्सी वार छेड़ी हुई है, और वो इसलिए है कि उनको पता लग गया है कि वो क्लासिकल लड़ाई में भारत के सामने नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, हुसैन साहब की बात का जवाब देना, समय बहुत कम है, बहुत छोटे में कंप्लीट करिएगा। किया गया है। हाँ, देखिए, सेनाओं के विरुद्ध कौन सा देश है जो अपने पूरे नौजवानों को आतंकी बना के भेजेगा वहां पर लड़ने के लिए, तालिबान बना करके? कोई नहीं भेजेगा।
हर देश अपने नौजवानों को अपने देश की प्रोग्रेस में लगाना चाहता है, नहीं कि उनको तालिबान बना के दूसरे लड़ाई के लिए भेजा जाए। ठीक है मलिका उसके जी, अलावा पाकिस्तान की नीति की अगर बात की जाए तो सिर्फ भारत केंद्रित है क्या? साथ ही साथ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो बयान आया इनका सीनियर पत्रकार हम जिनकी बात कर रहे हैं नवाज सेठ का, उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान से अब हड़कंप मचा नजम सेठी साहब के बयान से, और हुसैन साहब इसको मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, जबकि वो पूरा बयान आपने भी कहा कि 1 घंटा आपने पूरा वो प्रोग्राम जो है सुना और देखा है। जरा वो क्लियर कर दीजिएगा इनको भी। आशीष जी, 1 घंटे के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, और मैं हुसैन साहब से बोलूंगी कि उसको जाके एक बार पूरे अच्छे से एक एक लाइन एक एक शब्द उसमें सुने, जहां पर वो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रंप के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान यूज होते हुए आया है उस चीज को बतला रहे हैं। और आशीष जी, रही बात, देखिए उनके पास वॉर करना, जैसे मैंने पहले बोला था कि मजबूरी है और इंडिया के पास चॉइस है। कभी भी इंडिया ने सबसे पहले हमला पाकिस्तान पर कभी नहीं किया है, हमेशा रिटेलिएट किया है। तो हम पूरा वॉर फ्रंट में प्रिपेयर्ड हैं। बट आशीष जी, मुझे एक बात चौंकाने वाली लगती है, और हुसैन साहब, क्योंकि अब आप इसके बाद हुसैन साहब से पूछेंगे एक सवाल, तो मैं भी एक आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी हुसैन साहब से एक सवाल। वो ये है कि जब LET जश्न मोहम्मद, जो यूएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुले में आके पूरे इतने भाषणबाजी करते हैं, इतनी सारी हमास आके आपके यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तारीफें करके जाते हैं। ये द डॉन की रिपोर्ट है। बाय द वे, इसीलिए तो मैंने पूछा था मैम कि आतंकियों पर निर्भरता कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का सबब तो आई है, लेकिन उसको ये लोग नहीं मानेंगे। मलिका जी, आप अपना प्रश्न कंटिन्यू करिए, दोनों लोग को सामने लाएगा, हुसैन साहब को और मलिका जी को। बिल्कुल। तो आशीष जी, मेरे बिल्कुल एक स्ट्रेट सवाल है हुसैन साहब से, बस इसका जवाब देते, समय बहुत कम है मैम, बस हुसैन साहब जल्दी से छोटा सा जवाब। जी ठीक है, बहुत छोटा सा जी, जवाब। मैं इसका ये जवाब दूंगा कि इन्होंने अभी एक बात कही कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, तो 1971 पहले में हमला नहीं किया। ठीक है सर, समय बहुत सर, कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।